नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। 23 की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको एमपी और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। और चलिए सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की। इलेक्शन टुडे में बात बहना बनाम नारी की है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की तो बीजेपी की 3 पूर्व महिला मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हमला बोला। यानी कुल मिलाकर आधी आबादी पर पूरी सियासत एमपी के चुनावी रण में देखने को मिल रही है। एक नया फरेब या कहूं कि फिर से फरेब कांग्रेस ने आज से प्रारंभ किया है। कमलनाथ जी छल कपट, ढोंग और छदम और जालसाजी के प्रतीक है। प्रतीक भरी मंच से इनने कहा था कि वो आइटम है। मध्य प्रदेश में सियासी समर कितने चरम पर है, इसकी बानगी इसी से ही लगा लीजिए कि एक तरफ कांग्रेस नारी सम्मान योजना लॉन्च कर रही थी तो बीजेपी की 3 महिला नेताओं ने इस तरह कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी की पूर्व महिला मंत्रियों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस के नारी सम्मान योजना को आड़े हाथों लिया। एक नया फरेब या कहूं कि फिर से फरेब कांग्रेस ने आज से प्रारंभ किया है और जिसे वे नारी सम्मान का अभियान कह रहे हैं, वे नारी सम्मान का अभियान नहीं, वह कांग्रेस कल्याण की कवायद है। किसानों की कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने इसी प्रकार फरेब किया था सत्ता हथियाने के लिए। कमलनाथ जी छल कपट, ढोंग और छदम और जालसाजी के प्रतीक है। प्रतीक और जब लाडली बहना आ गई तो इनकी जमीन हिल गई। भरी मंच से इनने कहा था कि वो आइटम है। अब बता दो, जब एक जे बहन से, बेटी से, बहू से भरी मंच से इमरती देवी से आइटम कह सकते हैं तो ये क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक है? इधर बीजेपी की पूर्व मंत्रियों ने हमला किया तो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष का भी पलटवार आ गया। दरअसल उनकी सोच ही नहीं है, वो महिलाओं को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। ये जो बात वो आज कर रहे हैं, यदि 15 साल पहले कर ली होती तो आज ये स्थिति की नहीं होती। आप देखिए गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हम लोग सबसे ज्यादा उससे परेशान हैं। कर्ज माफी योजना भी 5 साल के लिए थी और ये स्वयं सरकार ने विधानसभा में ये माना है कि 27 लाख किसानों के कर्जे माफ हुए थे। और यही हमारा आज भी सोचना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर हम इस नारी सम्मान योजना को लागू करेंगे। इससे पहले कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से नारी सम्मान योजना लॉन्च की, जिसमें 1500 रुपए हर महीने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा शामिल है। इस दौरान कमलनाथ ने भी मंच से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समय दूर नहीं है, 500 रुपए का गैस सिलेंडर आपको मिलेगा। और शिवराज जी, 5 महीने बचे हैं, मध्य प्रदेश की जनता आपको विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी, आपको घर बिठाएगी और फिर से मध्य प्रदेश की विधानसभा में क्या होगा? मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। बीजेपी ने लाडली बहना योजना लॉन्च की तो कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना। यानी चुनाव से पहले आधी आबादी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही फोकस पर है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो चुनाव में जादुई नंबर दिलाएगा। लेकिन इन्हें साधने में कौन कामयाब हो पाएगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आधी आबादी पर पार्टियों का फोकस है तो किसानों पर भी नजर है, क्योंकि किसान ही कुंजी हैं। इसमें किंतु परंतु भी नहीं है। एमपी की राजनीति में किसान ही जीत की कुंजी है। जिस पार्टी को भी अन्नदाताओं का आशीर्वाद मिला, सत्ता उसको ही मिली। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस किसानों को साधने में जुट गई हैं। कांग्रेस फिर कर्ज माफी का मुद्दा उठा रही है तो शिवराज सरकार ने डिफॉल्टर किसानों का 2 लाख तक का ब्याज भी अब माफ कर दिया है।
हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने ऐसे सभी डिफाल्टर किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे, मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर रुपए 2 लाख तक का ऋण बकाया है, उनके सभी के ब्याज माफ किए जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार ने डिफॉल्टर किसानों को बड़ी राहत दी है। डिफॉल्टर किसानों का 2 लाख रुपयों तक का ब्याज माफ कर कहीं ना कहीं बीजेपी किसानों को साधना चाह रही है और कैबिनेट के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जाहिर है कि 2018 के चुनाव में कर्ज माफी एक अहम मुद्दा था और इसी मुद्दे ने कांग्रेस का सूखा भी खत्म किया था। 2023 के चुनाव में भी कांग्रेस कर्ज माफी का राग अलाप रही है, लेकिन डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ कर बीजेपी ने किसानों को साधने की तरफ एक कदम जरूर बढ़ा दिया है। 2018 में जो कमलनाथ जी उस समय मुख्यमंत्री थे, किसानों को झूठे कर्जे माफी की घोषणा की थी। बाद जो उनको करीब 5600 करोड़ रुपए डालना चाहिए था पैक्स सोसाइटियों के खाते में, 1 पैसा डाला नहीं, उसके कारण सभी किसान डिफाल्टर हो गए। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने ऐसे सभी डिफाल्टर किसान जो कर्जा माफी के कारण डिफाल्टर हो गए थे, मूलधन एवं ब्याज को मिलाकर रुपए 2 लाख तक का ऋण बकाया है, उनके सभी के ब्याज माफ किए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 11 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। हालांकि सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस तत्कालीन कमलनाथ सरकार का हवाला देते हुए कह रही है कि किसानों का भला कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस सरकार आई थी, कमलनाथ जी ने अपना वचन निभाते हुए पहले दिन पहला निर्णय लिया था कर्जा माफी का। पूरे समय भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के नुमाइंदे कहते रहे कि कर्जा माफ नहीं हुआ है, लेकिन अंततः जहां ये झूठ नहीं बोल सकते थे, टीवी पे बोल सकते हैं, आम सभाओं में झूठ बोल सकते हैं, इन्होंने खूब झूठ बोला कि कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने कर्जा माफ किया था। इनको स्वीकार करना पड़ा मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे। इनको बताना चाहिए कि किसान का कौन सा किसान डिफॉल्टर है, उसका कितना ब्याज उसके ऊपर है। कुल मिलाकर अन्नदाताओं को लेकर चुनावी बिसात बिछना शुरू हो गई है, और बिसात बिछे भी क्यों ना, मध्य प्रदेश की सियासत में किसान अहम भूमिका जो निभाते हैं। कृषि प्रधान मध्य प्रदेश में किसानों की बात करें तो जनगणना 2011 के मुताबिक प्रदेश की कुल आबादी की 72% आबादी ग्रामीण है, जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। एमपी में कुल किसानों की संख्या करीब 1 करोड़ है। इसमें सीमांत किसान 38,91,000 हैं, वहीं लघु किसानों की संख्या 24,49,000 है। यानी आंकड़ों से भी साफ है कि किसानों को जो लुभा पाएगा उसके लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता उतना ही आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उधर बीजेपी के कद्दावर नेता दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने के बाद अटकलों का दौर तेज है। कमलनाथ भी कह चुके हैं कि ये तो महज एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। और इसी बीच बुंदेलखंड में 2 नेताओं की मुलाकात ने कई अटकलों को जन्म दे दिया है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कांग्रेस नेता मुकेश नायक बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कुसुम महदेले से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे मुलाकात चली और मुलाकात के बाद दोनों ने वही कहा जो सियासत में कहा जाता है। दोनों ने मुलाकात को सामान्य बताया, लेकिन अब सियासत है और दौर भी ऐसा है कि अटकलें लगना भी शुरू हो गई हैं। निकाले जाएं। मैंने ये निकाले जाए कि ये नायक जी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे मित्र हैं, और हम लोग एक लंबे समय तक विधानसभा में साथ में रहे हैं। और नायक जी जब कभी भी पन्ना है, मैं समझती हूँ बहुत सालों बाद आए हैं, लेकिन जब भी पन्ना है मेरे घर जरूर चाय पीने आए हैं। और भोपाल में भी जब हम लोग विधायक थे, ये मंत्री थे, हम विधायक थे, हम मंत्री थे, ये विधायक थे, तो आपस में हम लोग मिलते जुलते रहते थे। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, हम भी बुंदेलखंड के हैं और नायक जी भी बुंदेलखंड के हैं। इस नाते भी मित्रता है और एक सद्भाव है, सहानुभूति है।
और चलिए अब छत्तीसगढ़ के सियासी हालात को भी समझ लेते हैं। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में पूरी कैबिनेट की बैठक कांग्रेस प्रभारी के साथ होने जा रही है। बुधवार को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंचेंगी। यहां वो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। क्या है इस बैठक के मायने, किन मुद्दों पर चर्चा होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। शैलजा संभालेगी मोर्चा, मंत्रियों से करेंगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होना है। चुनाव की तैयारियों में सभी दल जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहली बार औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों की बैठक लेने जा रही है। यूं तो इसे औपचारिक बैठक कहा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो बैठक में मंत्रियों के कामकाज पर बातचीत तो होगी ही, साथ ही अपने क्षेत्र और प्रभार क्षेत्र को लेकर भी प्रदेश प्रभारी फीडबैक लेंगी। गौर करें तो ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब सीएम भूपेश बघेल खुद ही 80 से ज्यादा विधानसभाओं में भेंट मुलाकात कर चुके हैं। बारह देखिए प्रभारी हैं, विधायकों से बात की, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, कल मंत्रियों से भी बात करेंगे, परसों फिर महापौर लोगों से बात करेंगे। तो लगातार दौर चल रहा है। शैलजा की बैठक को विधानसभा चुनाव के साथ ही कैबिनेट में फेरबदल से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, मंत्रियों से चर्चा के बाद प्रदेश प्रभारी अगले दिन प्रदेश के सभी महापौरों से भी मुखातिब होंगी। वहीं बीजेपी की नजर इन बैठकों पर है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी माननीय शैलजा जी यहां आ रही हैं कल बैठक लेने के लिए। ये भ्रष्टाचार की जो लपटें उठी, 2000 करोड़ का जो घोटाला सामने आया है, वो चुनाव की समीक्षा तो शायद बाद में करेंगे, पहले इसकी जानकारी लेंगे। जाहिर है कि आलाकमान चुनावी साल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और विधायकों के बाद अब प्रभारी सीधे मंत्रियों की क्लास लेने जा रही है। अब देखना होगा कि इन बैठकों से बाहर निकलकर क्या कुछ आता है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। बात करते हैं अब बूथ बाजा की, जिसमें हम सीधे बूथ स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के चंबल संभाग। इस विधानसभा की पहचान दंदरौआ धाम से है, जहां डॉक्टर हनुमान भक्तों के हर रोग दोष को दूर करते हैं। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस से बीजेपी में आए ओपीएस भदौरिया दोबारा विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। अब 2023 में क्या समीकरण बनते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा दंदरौआ सरकार के नाम से पहचानी जाती है। यहां राम भक्त हनुमान का दरबार है, जिन्हें डॉक्टर हनुमान कहा जाता है। मान्यता है कि भक्तों के सभी रोग डॉक्टर हनुमान दूर करते हैं और यहां की भभूत अचूक मानी जाती है। जो भी भक्त दंदरौआ दरबार पहुंचता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ यहां की जनता भी है। जो भी प्रत्याशी जनता के दरबार में हाजिरी लगाता है, उसे जनता जीत का प्रसाद देती है, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या निर्दलीय प्रत्याशी ही क्यों ना हो। इस सीट पर ब्राह्मण, एससी और ओबीसी वोटर के मद्देनजर जातिगत कार्ड खेला जाता है, तो छोटे छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ते हैं। चंबल संभाग की ये सीट साल 2020 के सियासी उठापटक की गवाह भी है। साल 2018 में कांग्रेस के ओपीएस भदौरिया विधानसभा पहुंचे, तो वहीं 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद जनता ने फिर भदौरिया पर ही भरोसा जताया। 3 दशक का रिकॉर्ड देखें तो भदौरिया ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो दूसरी बार सीट से जीते हैं। भदौरिया के पास फिलहाल राज्य मंत्री का दर्जा है, तो मेहगांव सीट से बीजेपी फिर विकास के दम पर जीत का परचम लहराने की बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पूरी तैयारी के साथ हमेशा तैयारी चलती रहती है। और अभी पूरी तैयारी मुझे हम लोग सारे के सारे कार्यकर्ता जो है काम पर लगे हैं, बूथ लेवल तक। इस नाते हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से बहुत अच्छी पोजीशन है। हाँ, व्यक्तिगत नाराजगी कुछ लोगों की हो सकती है और उसको अपन ये कहें कि कार्यकर्ता नाराज है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ नाराजगी काम के कारण कुछ जो रही भी होगी,
उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बीच हम उनको लेकर जाएंगे और जनता से वोट पाएंगे। इधर कांग्रेस 2020 की हार से सबक लेकर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस विकास के मुद्दे को भुनाने में जुटी है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने विकास नहीं किया है और कांग्रेस की सरकार बनी तो वचन पत्र के सारे वादे पूरे होंगे। महगांव की जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए मन बना लिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने नगर पंचायत के जो नगर पालिका के चुनाव हुए उनमें भी देखने को मिला। गोरमी में नगर पंचायत कांग्रेस की बनी, महगांव के अंदर नगर पंचायत कांग्रेस की बनी और उनके अंदर भी पार्षदों की संख्या कांग्रेस की अधिकतम है। और ये सब चीजें जो छोटे छोटे चुनाव में जो जनता ने परिणाम दिए, इस बात से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि महगांव की जनता ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मन बना लिया है। और हम लोगों ने बूथ स्तर से लेकर मंडलम सेक्टर जिले के सभी पदाधिकारियों ने मिशन 2023 के लिए आदरणीय कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ता देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और परिणाम की केवल अब हम लोगों को चिंता है। और वो दिन भी दूर नहीं, नवंबर माह में होने वाले चुनाव में एक बार मैं पूर्ण रूप और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और महगांव से भी कांग्रेस का विधायक निर्वाचन। करीब 2.5 लाख वोटर वाली इस सीट की जनता विकास की राह ताक रही है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा जनता ने बहुजन समाजवादी पार्टी को भी मौका दिया है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर अब भी भरपूर काम नहीं हुआ है। तरकार के जो पहले से प्रपोजल थे उन पे काम हुआ है, वो भी बहुत कम मात्रा में हुआ है। जैसे मंत्री का क्षेत्र होता है और मंत्री के होने के नाते वो काम नहीं हुए हैं। बिजली पानी जो मात्रा में मिलना चाहिए था उसमें कटौती चल रही है और चाहे कि कटौती हो जाती है। एक विशेष महगांव क्षेत्र है और छोटा क्षेत्र है महगांव नगर, उसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक वीआईपी भाग कर दिया गया है, एक ग्रामीण कर दिया गया। बिजली दिन में 8-8 घंटा नहीं आती है, सबसे बड़ी समस्या है। पानी की समस्या है कि पानी नहीं आता। आप यहाँ से मंत्री भी तो हैं। अरे भाई तो हमने कही, तुमने कही ऐसा मत कहो। नहीं, कैसे नहीं किया, मतलब आप क्या कहो ना, क्या करें? नगर पालिका के मंत्री है, यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, नाम मात्र के लिए नहीं हुआ। बीजेपी कांग्रेस अपनी जमावट में जुटी है। टिकट को लेकर समीकरण टटोले जा रहे हैं, तो अन्य दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों की भी अपनी तैयारी है। यानी 23 की तकरार महगांव में जोरदार होने जा रही है। सौरभ शर्मा, बंसल न्यूज, महगांव। और अब वक्त है हमारे बेहद खास सेगमेंट बोले तो नेताजी का। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे से। शैलेश पांडे पूरी मुस्तैदी के साथ 2023 की तैयारी में जुटे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। तो चले जानते हैं 2023 को लेकर क्या है उनकी रणनीति और किस मुद्दे के साथ मैदान में उतरेगी पार्टी। नमस्कार, मैं हूं उमेश मौर्य। बंसल न्यूज की खास पेशकश बोले तो नेताजी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे जी मौजूद हैं। सर, क्या चुनौती थी उस दौरान आपको, जब आपको पहली बार यहां से टिकट मिला, और किन परिस्थितियों में आपने चुनाव लड़ा? बिलासपुर की हालात कैसे थे ये बिलासपुर की जनता बहुत अच्छे से जानती है। पिछले 15-20 सालों से जो यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। उन्होंने किसी प्रकार का कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया जिसे बिलासपुर की जनता माने। सिर्फ वादे, झूठे वादे, झूठ बोलना, असत्य बोलना, मुंगेरी लाल के सपने दिखाना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, विपक्ष को मतलब परेशान करना। जनता त्रस्त हो चुकी थी, खोदापुर बना दिया गया था बिलासपुर। बिलासपुर शहर एक सुंदर शहर है, बड़े ही खूबसूरत होते हैं वो शहर जिनके बीचों बीच से नदी निकलती है, लेकिन यहाँ कोई सम्मान नहीं दिया गया नदी को। उल्टा उसको खोद खोद के, उसको उसमें रेत बेच बेच के उसको नष्ट कर दिया और उसकी कोई सुरक्षा नहीं करी। 15 साल इनकी सरकार रही। हमारा सरकार का तो ये पहला टर्म है। हमने सही दिशा में काम किया। हमारी सरकार ने पब्लिक की डिमांड को समझा और पहले ही टर्म में जनता ने जो मांगा वो किया। और उसमें दोनों तरफ नाले बन रहे हैं, सड़क बन रही है, दोनों तरफ जल स्तर बढ़ेगा, अरपा नदी 12 महीना भरी हुई दिखेगी। लगातार काम दिखाई भी दे रहा है, लेकिन 2023 का चुनाव महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में
2023 को लेकर क्या रणनीति होगी आपकी, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि आपने जिन कामों को बताया वो तो चूंकि अभी चल ही रहा है। देखिए, जो भविष्य की जो प्लानिंग है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी हमारी सरकार ने घोषणा करी है, विधानसभा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी की सहमति, कि बिलासपुर में एम्स की स्थापना करनी है। तो बिलासपुर में एम्स लाना है और उसको बनाना है ताकि स्वास्थ्य के लेवल पर बिलासपुर और आगे जा पाए। तो बिलासपुर को लगातार आगे लाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, उद्योग, हर स्तर पे बिलासपुर को आगे लाना है और साथ ही साथ रायपुर के बराबर खड़ा करना है। ये मेरा सपना है बिलासपुर को लेकर, और यही सपना मेरी बिलासपुर की सम्मानी जनता का भी है। क्या लगता है 2023 का चुनाव में किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं? क्या 2023 के चुनाव में कांग्रेस और प्रदेश में एक बार फिर सरकार लौटेगी? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो 4.5 साल काम हुआ है उसको लेकर किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे सतनामी भाई, हमारे सभी जो कास्ट के लोग हैं, हमारे सभी सामान्य वर्ग के सभी प्रसन्न हैं। शहरों के साथ साथ गांवों में भी बहुत काम हुआ है और एक आम आदमी की सरकार, छत्तीसगढ़िया की सरकार है। छत्तीसगढ़ को सम्मान देने वाले, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सम्मान दिया। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत है, कोई ऐसे मुद्दे हैं, और पब्लिक कहीं से भी किसी प्रकार कोई नाराज है तो केंद्र सरकार की नीतियों से है। ये थे हमारे साथ शहर विधायक शैलेश पांडे। इन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अपना परचम लहराएगी। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। हमारी टीम पहुंची जशपुर के पंथलगांव विधानसभा सीट और जहां चाय नाश्ते के साथ लोगों से चुनावी चर्चा की और जाना कैसा है यहां का चुनावी जायका। जायका चुनाव का कार्यक्रम को लेकर आज हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इस होटल के मालिक से हम जानेंगे कि यहाँ जो होटल है, इस होटल में क्या क्या चीज़ें फेमस हैं और किस तरह से लोग यहाँ पर आके चाव के साथ नाश्ता करते हैं, साथ ही चाय भी पीते हैं। मेरे यहाँ तो सभी चीज़ बनता है गर्म आइटम में, समोसा, आलू चाप, बड़ा, भजिया और चाय भी बनता है। तो अपने यहाँ खास करके समोसा, चाय का सबसे ज़्यादा मांग है और उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। बाकी आइटम भी पसंद करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मांग अपने यहाँ इसी चीज़ की है। क्या 4.5 साल में कांग्रेस ने विकास किया या अभी जो 2023 की विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जनता का क्या मूड है, आपका क्या मूड है? हाँ, पत्थलगांव विधानसभा में तो विकास बहुत अच्छा है। पत्थलगांव विधायक राम पुकार जी 8 चुनाव जीत चुके हैं, लगभग 40 सालों तक विधायक हैं। पत्थलगांव शहर में थोड़ा सा कमी है, परंतु पूरे विधानसभा में अगर देखा जाए तो और अन्य विधानसभाओं से तो बहुत ही सुंदर है पत्थलगांव विधानसभा। तो क्या लगता है कि अब विधानसभा चुनाव होने हैं, 6 महीना महज बचा हुआ है, किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दा रहेगा? अरे कोई भी सरकार आया ना तो यहाँ तो रोडें नहीं बनाया, रोड ही नहीं बनाया। कहाँ से रोड बनाएगा? उधर देखिए अंबिकापुर रोड जर्जर, इधर जशपुर रोड जर्जर है। अब किसको हम लोग वोट दें? मैं तो निर्दलीय दे दूंगा वोट। तो किस तरह से देख रहे हैं कि वास्तव में सड़कें खराब हैं और ये विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, सड़कें तो खराब हैं, इसमें इसको नहीं नकारा जा सकता, पर काम चालू है। आप देख सकते हैं उधर से खरसिया से रोड बनते आ रहा है और रायगढ़ से भी रोड बनते आ रहा है, जो 2025 तक इसको पूरा करना है। सरकार ने इसके लिए पैसा भी अलॉट कर दिया है, काम भी चालू है। और आप देखें, मुख्य बात सड़क का तो NH का हाल आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 8 से 10 साल होने जा रहा है और रोड पूरा नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है केंद्र सरकार की लापरवाही मानते हैं? केंद्र सरकार की लापरवाही तो सरकार की तो नहीं, ठेकेदारों की लापरवाही इसमें बोली जा सकती है, क्योंकि पैसा तो भाई सरकार ने दे दिया, पर ठेकेदार की लापरवाही है कि एक काम को करने के लिए कई ठेकेदार बदले जो काम पूरा नहीं किए और भाग गए। साफ तौर पे यहाँ की जनताओं का कहना है कि विकास बड़ा मुद्दा है, विकास के साथ हम जाएंगे और विकास जो करेगा उसकी सरकार बनाएंगे। और चलिए इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।